हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चल रही होगी। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं सीरीज के अगले वीडियो पर। तो बच्चों ये हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के नाम से बेटा एक अलग प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस बेटा पुराने आप देख लीजिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद ही कोई कंपटीशन हो जहाँ पर ये ना आता हो। ठीक है बच्चों, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का बेटा अलग प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक बेटा मैंने नीचे दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में। और मैं बता दूं सीक्वेंस भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन भी बेटा मैंने पढ़ा दिया है, उसका भी बेटा लिंक नीचे है। सबके लिंक नीचे हैं। और भी बहुत से टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिस एंड डायमेंशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, बहुत से टॉपिक बेटा हैं। तो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाकर के सारे टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। हर एक टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट है ना। IIT जैम की अलग प्लेलिस्ट है, CSIR नेट की बेटा अलग प्लेलिस्ट है, 11th है, 12th है ना। और IIT JEE की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए पूरा का पूरा मैटर है। तो बच्चों टेंशन नहीं पालिए, मस्त होकर पढ़िए, क्योंकि बहुत से टॉपिक में हमें रेफरेंस 11, 12 और IIT से लेना पड़ता है। तो उसका ही बेटा मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बच्चों आज हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में आगे की बातें सीखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी सीरीज के एन टर्म का सम निकाल लें और उस सम की एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकाल लें, और अगर वो लिमिट फाइनाइट आ जाए तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। और अगर वो फाइनाइट नहीं आए तो या तो वो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट होती है, या वो ऑसिलेटरी होती है। ऑसिलेटरी भी नॉट कन्वर्जेंट होती है, ध्यान रखो। ऑसिलेटरी को भी कन्वर्जेंट नहीं मानते हैं, है ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या ऑसिलेटरी को भी डाइवर्जेंट कह सकते हैं, तो बहुत से राइटर कह देते हैं कि ऑसिलेटरी भी क्या है, डाइवर्जेंट है। कई राइटर ऑसिलेटरी को एक अलग टर्म बना दिया है उन्होंने, कि भाई कहते हैं कि या तो वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी होगी। कई लोग कहते हैं कि ऑसिलेटरी या डाइवर्जेंट को वो डाइवर्जेंट ही मानते हैं, है ना। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज मत हो जाइए, अलग अलग राइटर थोड़ा अलग अलग चलते हैं। ठीक है, मैं तीनों को अलग अलग रखता हूँ। मैं कहता हूँ भाई कन्वर्जेंट अलग है, ऑसिलेटरी अलग है, डाइवर्जेंट अलग है। हालांकि जो ऑसिलेटरी है वो भी कन्वर्जेंट नहीं है, वो भी है एक टाइप का डाइवर्जेंट ही, है ना। ये बात ध्यान रखना बच्चों। देखो बच्चों, आज हम लोग टेस्ट पर आ गए हैं। जैसे क्या होता है बच्चा, हर जगह एन टर्म का सम नहीं निकलता। भाई अगर एन टर्म का सम आप निकाल लें और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकाल लें तो वो सबसे आसान तरीका होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बेटा सिखाया था। तो पुराने वीडियो बेटा जरूर पढ़ लीजिए। और वो जो मेथड है सम निकाल कर, एन टर्म का सम निकाल कर फिर उसकी इन्फिनिटी पर लिमिट निकाल कर, वो आगे भी बहुत से सवालों में मैं जरूरत पड़ने पर यूज करूंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो अगर बेटा एन टर्म का सम ना निकल पाए तो क्या करना होता है, तो हमें कुछ टेस्ट पढ़ने पड़ते हैं। ये टेस्ट बेटा तभी लगाते हैं जब एन टर्म के सम वाले मेथड से सवाल ना हो रहा हो। देखो ध्यान रखना। अब इसमें देखो टेस्ट में सबसे पहला जो बेटा टेस्ट आता है वो आता है अल्टरनेट सीरीज टेस्ट। अल्टरनेट सीरीज टेस्ट, देखो ध्यान दो बच्चों। जैसे बहुत सी सीरीज ऐसी होती हैं जिसमें टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सीरीज मैंने ले ली, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन। देखो ये क्या है, एक सीरीज है जिसमें टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस है। प्लस माइनस हो सकते हैं या फिर माइनस प्लस भी हो सकते हैं। बात समझे ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले माइनस हो फिर प्लस हो फिर माइनस हो फिर प्लस हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, अल्टरनेट टर्म प्लस माइनस हो सकते हैं। या देखो ऐसा भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट तक जाने वाली सीरीज है। ध्यान रखना, जो भी सीरीज का हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं वो सब इनफाइनाइट तक जाने वाली सीरीज होती है। ध्यान रखना, चाहे वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो, क्योंकि जो सीरीज फाइनाइट होती हैं वो ऑलवेज कन्वर्जेंट मानी जाती हैं, है ना। जिस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब 1 लाख टर्म भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, मिलियन भी हो सकते हैं, बिलियन भी हो सकते हैं। लेकिन टर्म अगर काउंटेबल हैं तो उसको हम फाइनाइट मानते हैं, और फाइनाइट टर्म वाली सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है। ये बात दिमाग में बेटा अपने हमेशा के लिए बैठा लो। जब हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट सीरीज को ही लेते हैं, है ना, क्योंकि देखो मेरे टॉपिक का नाम भी है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और यही आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ UN
और -1 की पावर n-1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 1 से इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि n को 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, है ना। n को 2 रखेंगे तो -1 की पावर 1, पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, देखो ये सेकंड टर्म मिल जाएगा। फिर n को 3 रखेंगे तो ये -1 की पावर 2 फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सीरीज बेटा प्लस माइनस चलती है, ऑल्टरनेट सीरीज देखो बच्चों ये होती है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी आप सीरीज को ऑल्टरनेट देखें तो हमेशा यही टेस्ट लगेगा। ऑल्टरनेट सीरीज में यही टेस्ट लगता है और कोई टेस्ट नहीं लगता। आगे हम जितने भी टेस्ट पढ़ते हैं वो सारे के सारे तभी होते हैं जब सारे टर्म पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना। ऑल्टरनेट सीरीज टेस्ट का ये इकलौता ही मेथड है, मतलब जिसमें टर्म प्लस माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस यही होना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि 2 + 1 माइनस या 3 + 2 माइनस, ऐसा नहीं चलेगा। प्लस माइनस या माइनस प्लस के टर्म ही होने चाहिए, है ना। और इकलौता ऐसा मेथड है जो इस टाइप की सीरीज में लगता है। आगे हम जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे अभी वो सारे के सारे टेस्ट तभी लगते हैं जब सीरीज के टर्म या तो सारे पॉजिटिव होते हैं या फिर सारे नेगेटिव होते हैं। ध्यान रखना, आगे हम जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे सब में ये इकलौता टेस्ट है जो प्लस माइनस करे। तो जब भी आप प्लस माइनस की सीरीज देखें तो हमेशा दिमाग लगाएं कि उसमें यही टेस्ट लगना चाहिए, उसमें ये टेस्ट लगेगा, या फिर सम ऑफ n टर्म्स वाला टेस्ट भी लग सकता है। कई सवालों में कई सवाल ऐसे होते हैं जो प्लस माइनस के होते हैं लेकिन सम ऑफ n टर्म्स से भी हो जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान दो। अब देखो इसमें बेटा खास बात क्या होती है कि अगर आप टर्म्स ऑल्टरनेट प्लस माइनस देखें, है ना, तो क्या होता है देखो बच्चों, इसमें इस टेस्ट को हम लेबनीज टेस्ट भी कहते हैं, इसी टेस्ट को हम लेबनीज टेस्ट भी कहते हैं, है ना, ठीक है, LEIBNITZ, लेबनीज टेस्ट भी बेटा इसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो देखो ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या खास बात होती है, इसमें देखो एक बात तो ध्यान रखना, टर्म ऑल्टरनेट प्लस माइनस होंगे, या देखो ऐसा होगा कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस होंगे, और ध्यान रखना ये टर्म है ये न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग होके, मतलब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का ना ध्यान दो। जैसे देखो U1 U2, ऐसे -U2 नेगेटिव हो गया, खाली U2 ले ले वो पॉजिटिव हो गया, मतलब प्लस माइनस का ना ध्यान दें तो क्या है, ये सीरीज न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग का मतलब जैसे U3 की वैल्यू U2 से कम होगी, U4 की वैल्यू U3 से कम होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टर्म की वैल्यू कम होती जाएगी। न्यूमेरिकली मतलब उस टर्म का पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, खाली उस टर्म पे ध्यान दो, उसका प्लस माइनस नहीं, मतलब हर टर्म की पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे वाला माइनस छोड़ दो, हर टर्म की पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो इसको हम कहते हैं कि न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग, या कई लोग डिक्रीजिंग की जगह नॉन इंक्रीजिंग वर्ड भी यूज करते हैं। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब देखो यहां पर ये हो गया कि टर्म या तो बराबर होगा या डिक्रीज करेगा। जैसे यहां मैंने कहा डिक्रीजिंग, टर्म हमेशा कम होना चाहिए, अगला टर्म पिछले से कम होना चाहिए, मतलब UN+1 लेस देन UN होना चाहिए, ऐसा भी हम कह सकते हैं इन जनरल, है ना। n+1 टर्म जो है ये n टर्म से कम होना चाहिए, इन जनरल ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो आंसू गिरा रहा है, इसका बेटा आंसू पोंछना पड़ेगा, हर आंसू वाले का आंसू पोंछना पड़ेगा बच्चों, रोना धोना नहीं होता पढ़ाई में। इंक थोड़ी टपक रही थी, वो आंसू गिरा रहा था तो मैंने कहा उसका आंसू पोंछ देते हैं। रोना धोना ठीक नहीं, पढ़ाई लिखाई में मस्त होके पढ़ना है, एंजॉय करते पढ़ना है। देखो बच्चों ध्यान दो, ये टर्म कुछ राइटर इसको नॉन डिक्रीजिंग भी कहते हैं, मतलब कह रहे हैं कि अगला टर्म उसके बराबर होगा या छोटा होगा, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग में दोनों आ गया, है ना, ये बात ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना कि जैसे जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ऐसा प्रोसेस हो, जैसे हो सकता है ये प्लस माइनस कुछ फाइनाइट टर्म छोड़कर शुरू हो, जैसे मान लीजिए शुरू के कुछ टर्म प्लस हो जाएं, मान लीजिए शुरू के 8 टर्म प्लस है, ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस शुरू होता है, तब भी हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। शुरू के कुछ फाइनाइट टर्म छूट भी सकते हैं, जैसे ये डिक्रीजिंग में भी शुरू के कुछ फाइनाइट टर्म छूट भी सकते हैं। मतलब ध्यान रखना, एक्चुअली जब भी हम टेस्ट करते हैं तो वहां पर ये मान के चलते हैं, जैसे कि मान लो आपने ये सीरीज ले ली 2 3 1 5 4 2,
और उसके बाद फिर ये ऐसा हो जाए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। देखो यहाँ पर अब ऐसे इसके बाद क्या हो रहा, अल्टरनेट टर्म प्लस माइनस है और अगला टर्म जो है पिछले वाले से छोटा है। जैसे 1/2 1 से प्लस माइनस का ध्यान मत दो, खाली टर्म की वैल्यू देखो, खाली उसकी वैल्यू देखो। 1/3 1/2 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है ना, प्लस माइनस छोड़कर उसकी खाली वैल्यू देखो। तो यहाँ पर भी हम ये टेस्ट लगा सकते हैं, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म अगर छूट जाते हैं सीरीज में से तो उस सीरीज के कन्वर्जेंस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। कुछ फाइनाइट टर्म, फाइनाइट का मतलब वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़, जो भी चीज काउंटेबल है वो फाइनाइट है। जो हम गिनती समझते हैं, जो हम नंबर काउंट कर लेते हैं, वो सब क्या है, फाइनाइट है, ध्यान देना है ना। तो कुछ टर्म अगर छूट जाए, जैसे कुछ टर्म में प्लस माइनस फॉलो ना करे या कुछ टर्म में ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी फॉलो ना करे, तो इनको छोड़ दीजिए। जो नेचर इस सीरीज का होगा वही नेचर इस पूरी सीरीज का होगा, है ना। ये बात ध्यान रखना, ये बात आगे हमेशा ही ध्यान रखना कि अगर हम कुछ फाइनाइट टर्म प्लस या माइनस कर दें किसी सीरीज में तो सीरीज के नेचर पर फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना, अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, वो कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तब भी सीरीज के नेचर पर फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, मतलब ये जो सीरीज है ये प्लस माइनस वाली होनी चाहिए। कुछ फाइनाइट टर्म छूट जाए तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ फाइनाइट टर्म के बाद भी अगर प्लस माइनस फॉलो हो जाए तब भी टेस्ट लगेगा, या कुछ फाइनाइट टर्म के बाद भी अगर ये डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाए तब भी ये टेस्ट लगेगा, ध्यान देना, ठीक है। कुछ कांस्टेंट टर्म का मतलब वो 100 200 1 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ कितने भी हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, तो अगर देखो पहली कंडीशन तो ये है कि टर्म प्लस माइनस होने चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग होने चाहिए सारे टर्म या नॉन इंक्रीजिंग होने चाहिए। तीसरी कंडीशन देखो यहाँ पर ये है कि इसका जो nth टर्म है un की n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट 0 होनी चाहिए, है ना। un की n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीन बातें फॉलो हो गई तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। अगर ये तीन बातें फॉलो हो गई, टर्म प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ठीक, हर टर्म अपने पिछले वाले टर्म से छोटा हो न्यूमेरिकली, उसकी वैल्यू केवल देखो, प्लस माइनस मत देखो। तीसरी बात देखो यहाँ पर ये है कि इन्फिनिटी पर un की लिमिट जो है वो 0, un का मतलब इस सीरीज का nth टर्म जो है उसकी लिमिट इन्फिनिटी पर 0 होनी चाहिए। अगर ये तीन बातें फॉलो हो गई तो फिर ऐसी सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती, ध्यान रखना हमेशा। ये टेस्ट तब लगाना है जब हम सम ऑफ n टर्म्स नहीं निकाल पाए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कोई सवाल सम ऑफ n टर्म्स वाले मेथड से भी हो जाए और इन टेस्ट से भी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। एक सवाल दो मेथड से भी हो सकता है, किसी सवाल में सम ऑफ n टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा हो और ये अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा हो, तो दोनों से भी सवाल के आंसर सेम आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बात बच्चों, तीन कंडीशन अगर फॉलो करेंगी तो हम कहेंगे हमारी सीरीज जो है बेटा वो कन्वर्जेंट है। ये बात जरा यहाँ पर बच्चों अच्छे से ध्यान दो। देखो जैसे कि मैं आपको एक दो बढ़िया एग्जाम्पल देखो बच्चों यहाँ पर कराता हूँ, मस्ट टाइप के एग्जाम्पल यहाँ कराता हूँ, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से हो जाए, ठीक है। कुछ लोग डिक्रीजिंग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब अगला टर्म बराबर हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, दोनों बातें। कई राइटर यहाँ पर मोनोटोनिक वर्ड भी यूज करते हैं, कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली का मतलब होता है एक जैसा, अगर वो डिक्रीजिंग है तो फिर डिक्रीजिंग है, ऐसा ना हो कुछ टाइम के लिए डिक्रीजिंग वापस इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली का मतलब होता है एक जैसा। ये बातें मैंने सीक्वेंस टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई हैं, है ना। सीक्वेंस टॉपिक का नीचे लिंक दिया है। वैसे भी जहाँ सीरीज आता है वहाँ सीक्वेंस जरूर आता है ना। जहाँ पर सीरीज, हाँ बीएससी पार्ट 1 में ऐसा है कि वहाँ पर सीक्वेंस बहुत थोड़ा सा है, सीरीज बहुत ज़्यादा सा है। अदरवाइज किसी भी, क्योंकि देखो बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस ओनली बेसिक आइडिया, बस वहाँ पर सीक्वेंस बहुत डिटेल से नहीं आता। अदरवाइज कंपटीशन में सीक्वेंस बहुत, तो जो बीएससी पार्ट 1 वाले बच्चे हैं वो सीक्वेंस को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ें, बस सीक्वेंस को थोड़ा ही पढ़ें, बस केवल सीक्वेंस देख लें, उसका कन्वर्जेंस कैसे देखा जाता है उसको देख लें, और सीरीज ज़्यादा पढ़नी है। बीएससी पार्ट 1 वाले बच्चों को सीरीज ज़्यादा पढ़नी, बाकी जो दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ हर जगह सीक्वेंस और सीरीज दोनों अच्छे लेवल पर आते हैं, उनको सब कुछ पढ़ना है।
ठीक है, चाहे जेएम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे आप सीएसआईआर नेट की कर रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों, देखो मैं आपको एक दो अच्छे क्वेश्चन इसके कराता हूँ। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, वो एक बेकरारी जो अब तक उधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है, उधर किस लिए है। और बच्चों क्या हाल चाल है, तुम लोग की पढ़ाई से बढ़िया चल रही होगी बेटा, मस्त रहना, एंजॉय करते रहना, पढ़ते रहना, लाइफ में कभी भी टेंशन में नहीं आना, हिम्मत नहीं हारना। आज का ज़माना बेटा जो है वो वही है कि एक काम को लंबे समय तक करना पड़ता है तब जाके सक्सेस मिलती है। वो टाइम चला गया जो आज से 25-30 साल पहले था कि बहुत शॉर्ट टाइम में लोग सक्सेस हासिल कर लेते थे। अब वो टाइम नहीं रह गया बेटा, अब लंबे समय तक जुटने वाला टाइम आ गया है। आराम आराम काम करते रहो, है ना। मतलब ये मत सोचो कि मैं 2 ही दिन में जो है सारे एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगा, कि 2 दिन तो 20-20 घंटे पढ़ लिए, बाकी फिर फ्रस्ट्रेट होके बैठ गए। आप डेली 6 घंटे पढ़ो, लंबे समय तक पढ़ो, आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। 2 दिन वाली कहानी बेटा आज के ज़माने में नहीं रह गई है। थोड़ा प्रिपेयर करो, लॉन्ग टर्म की सोचो, लंबी चीज़ों को टारगेट करो, ठीक है ना। देखो ध्यान सोचो, जैसे मान लो बेटा हमें क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाए बच्चों, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। देखो अगर हम इसमें एन टर्म का सम निकालने चलें तो नहीं निकाल सकते। इस सीरीज के एन टर्म का सम किसी भी तरीके से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। एन टर्म के सम कैसे निकालते हैं, ये क्लास 11 की मैंने प्रोग्रेशन में पढ़ाया हुआ है डिटेल से, उसका भी लिंक मैंने दे दिया, वहाँ पर जाकर आप प्रोग्रेशन क्या है इसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कंपटीशन ऐसे होते हैं जहाँ प्रोग्रेशन भी आती है, 11A है ना, AP GP HP वगैरह भी आती है। तो उसका भी लिंक बेटा नीचे मैंने दे रखा है, उसको भी डिटेल से जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो अब देखो इसमें क्या है, टर्म प्लस माइनस है, पहली कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो जैसे हर टर्म पिछले वाले से कम है, जैसे कि देखो 1/3 1/2 से छोटा है ना, हर टर्म पिछले वाले टर्म से कम है। इन जनरल अगर देखें तो un क्या होगा, 1/n होगा, un + 1 क्या है, 1/n + 1 है, तो मतलब un + 1 जो है ये un से कम है। इन जनरल भी देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, इन जनरल भी देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un क्या है, 1/n की लिमिट निकालो, वैल्यू क्या आएगी 0। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब ये सीरीज बेटा कैसी हो गई है, कन्वर्जेंट हो गई है, ठीक है। ये सीरीज कैसी हो गई बच्चों, कन्वर्जेंट हो गई। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन बेटा किया जाए, मान लो हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है 2/1। अब एक बात और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर ऐसे भी लिखा होता ना तब भी यही आंसर आता, है ना। ये क्वेश्चन अगर ऐसे भी लिखा होता तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो वही सवाल तो हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस देखो वही सवाल ही वापस हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज कन्वर्जेंट है और आपने क्या किया, इसके हर टर्म में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी वो कन्वर्जेंट रहेगी। किसी भी सीरीज का नेचर बदलेगा नहीं अगर उस सीरीज के हर एक टर्म में आप किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब नॉन जीरो रियल नंबर से अगर आप हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दें तो सीरीज का जो अपना है ना नेचर है, नेचर मतलब वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, वो बदलता नहीं है। तो जैसे ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर आपने सब में -1 से मल्टीप्लाई कर तब भी वो कन्वर्जेंट रहेगी। ऐसा भी कर सकते हैं हम सब में -2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो कन्वर्जेंट रहेगी, सब में +1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो कन्वर्जेंट रहेगी, सब में +1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो कन्वर्जेंट ही रहेगी। किसी भी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर देने से हर टर्म में है ना, तो सीरीज का नेचर नहीं बदलता। और कुछ फाइनाइट टर्म निकाल लेने से या फाइनाइट टर्म सीरीज में जोड़ देने से भी
या ऐसा कह दो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीरीज में, फाइनाइट से मतलब है जब भी मैं फाइनाइट कहूँ तो 2 4 5 मत समझना, वो करोड़ों 2 करोड़ भी फाइनाइट ही माने जाते हैं। जो चीज़ काउंटेबल है, जो हम गिन पाते हैं, वो सब यहाँ पर क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीरीज में प्लस कर दें या माइनस कर दें, तब भी सीरीज के नेचर पर फर्क नहीं पड़ता। फाइनाइट का मतलब 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और टर्म्स की ग्रुपिंग से भी, जैसे कि मान लो हम 2 टर्म को मिला करके एक बना लें, फिर 3 को मिला के एक बना लें, तो उससे भी उसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पर फर्क नहीं पड़ता, ग्रुपिंग से भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखना, ये बात मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, इनको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। समझो बात। देखो मान लो मेरे पास ये सीरीज है 1 2/1 और ये क्या है -3/2 है, फिर मान लो है प्लस का 4/3 और मान लो इसके बाद है माइनस का 5/4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा रही है। हर सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी तभी उसका कन्वर्जेंस चेक करेंगे, ध्यान रखना। जिस सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा ही कन्वर्जेंट होती है, ध्यान रखना। देखो अब जैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, टर्म प्लस माइनस है, हर टर्म पिछले वाले से छोटा है कि नहीं चेक करो। 3/2 2 से छोटा है, 4/3 3/2 छोटा। देखो इन जनरल कर लिया करो। जैसे अगर हम UN निकालें तो UN क्या होगा, UN होगा n+1/n। देखो n को 1 रखो, ये मिलेगा, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, प्लस माइनस नहीं लेते हैं, है ना। n को 2 रखो, ये मिलेगा, n को 3 रखो, ये मिलेगा। अच्छा UN+1 क्या होगा, ये होगा n+2/n+1। अब देखो माइनस करो, अगर हम UN+1 में से UN को माइनस करेंगे तो क्या होगा, n+2/n+1 -n+1/n, है ना। तो इन जनरल भी आप चेक कर सकते हो। वैसे क्लियर दिख रहा है, 4/3 3/2 छोटा होता है, 5/4 4/3 छोटा होता है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी इन जनरल आप चेक कर लें तो अच्छा रहता है। अब देखो इन जनरल चेक कर रहे हैं तो क्या हुआ, n × n+1 LCM हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो n² + 2n हुआ, ये हो गया ये हो गया n+1 का होल स्क्वायर, तो n² + 1 + 2n हो गया। देखो क्या बचा, केवल ऊपर बचा है -1/this। देखो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, क्योंकि ऊपर -1 है, नीचे n और n+1 है। n क्या होता है, n होता है नेचुरल नंबर, तो ये वैल्यू निगेटिव हो गई कुल मिला करके, है ना। तो इसका मतलब देखो UN+1 में से UN को माइनस किया तो माइनस आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि UN+1 UN से छोटा है ना। भाई UN+1 में से UN को माइनस किया तो वैल्यू निगेटिव आई, इसका मतलब UN+1 जो है वो UN से छोटा है, तभी तो निगेटिव आया। अच्छा अगर हम इसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें, है ना, n+1/n, इसकी हम लिमिट निकालें किस पर बोलो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे तो देखो ये लिमिट क्या आएगी, ये लिमिट आ जाएगी बच्चों 1+1/n। तो मतलब लिमिट क्या आ गई, ये 0 हो गया, अलग अलग कर दिया इसको, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 1/∞ क्या हो गया, 0। तो देखो ध्यान दो, अब ये लिमिट 0 नहीं आई, ये लिमिट 0 नहीं आई, इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर वैल्यू 0 आती तो ये कन्वर्जेंट होती। इसका मतलब क्या हुआ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर UN की लिमिट 0 नहीं आई, कुछ और आई, तो ये सीरीज क्या है बोलो, नॉन कन्वर्जेंट है। अच्छा अब देखो इस प्रकार की सीरीज जो है जहां पर प्लस माइनस चलता है ना, तो एक्चुअली इनका जब हम इनफाइनाइट तक सम करेंगे तो ये सम कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। तो इसलिए जनरली इस टाइप की सीरीज जो है वो बेसिकली ऑसिलेटरी होती है, तो ये नॉन कन्वर्जेंट हम लिख देंगे। ये सीरीज क्या है बोलो, नॉन कन्वर्जेंट है ना, नॉन कन्वर्जेंट है। नॉन कन्वर्जेंट है चूंकि प्लस माइनस है, इसलिए इसका जो सम होगा इनफाइनाइट तक वो कभी प्लस आ सकता है कभी माइनस, तो इसको हम ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं, ऑसिलेटरी। या कई लोग ऑसिलेटरी और डाइवर्जेंट को सेम मानते हैं, कहते हैं भाई जो कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट है। कई राइटर ऐसा लिखते हैं कि भाई जो कन्वर्जेंट नहीं है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी ऑसिलेटरी को अलग लिखना चाहिए, तो खैर वो ऐसा कुछ उसमें नहीं है, वो दोनों सेम बातें आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब ये सीरीज जो है अपनी वो कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट अगर होती तो इन्फिनिटी पर UN की लिमिट जो है वो 0 आनी चाहिए थी। इन्फिनिटी पर UN की लिमिट 0 नहीं है, इसका मतलब जो सीरीज है वो क्या है बोलो, कन्वर्जेंट है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जब भी कभी लिमिट 0 नहीं आएगी
तो वो ऑसिलेटरी मानते हैं कई राइटर इसको, कहते हैं कि भाई चूंकि टर्म प्लस माइनस है और इन्फिनिटी पर लिमिट 0 नहीं आई तो फिर ये ऑसिलेटरी है ना। कई राइटर क्या कहते हैं, कहते हैं भैया वो ऑसिलेटरी का चक्कर छोड़ो, वो कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट ही मानो सीधे सीधे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये मत समझना कि एग्जाम में दोनों ऑप्शन लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो एक कहेगा कन्वर्जेंट, या एक कहेगा नॉन कन्वर्जेंट, या एक कहेगा ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी ज़्यादा सही वर्ड है यहाँ पर, वैसे मैं ऑसिलेटरी ही कहता हूँ, लेकिन कई किताबें ऐसा उसको सीधे सीधे डाइवर्जेंट भी लिख देती हैं, तो उसमें परेशान मत होना, कोई ऐसा गलती वो भी नहीं है कोई, ठीक है ना। अच्छा भाई, चलो आगे बढ़ा जाए बच्चों। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर इन्फिनिटी पर यू एन की लिमिट 0 नहीं है और टर्म प्लस माइनस है तो फिर वो सीरीज को ऑसिलेटरी लोग कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल वो कन्वर्जेंट नहीं है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, हो मेरे मितवा, हो मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, हो मेरे मितवा, हो मेरे मीत रे। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, हो इससे पुरानी एक कहानी, तेरी मेरी प्रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। देखो बच्चों, मेरे पास मान लो ये एक सीरीज है, ठीक है। देखो ध्यान रखो, जहां पर भी हम ये टेस्ट लगा रहे हैं वहां पर वो सम ऑफ n टर्म्स नहीं निकल पा रहा है, ये बात ध्यान रखो। तो यहां पर भी देखो, अगर हम इस सीरीज के n टर्म का सम निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा। और देखो टर्म कैसे हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस, देखो ये टर्म है। दूसरा टर्म लगातार डिक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे छोटी, टर्म लगातार डिक्रीज करते जा रहे हैं। तीसरा देखो, जो यू एन है ये क्या होगा, 1/n√n होगा। तो अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर यू एन की लिमिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो गया, 1/∞ मतलब 0 हो गया। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो गई, तो सीरीज बच्चों कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, है ना। देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1/n√n और -1 की पावर n-1, ऐसे भी देखो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं। n की वैल्यू हमेशा यहाँ 1 से इन्फिनिटी तक ही जाती है, अगर कुछ दिया ना हो तो, है ना। भाई कुछ नहीं दिया तो हम ये मान के चलेंगे, n की वैल्यू 1 लोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 लोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, 3 लोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो n की वैल्यू अपने आप ही यहाँ 1 से इन्फिनिटी तक चलती है, बात समझे। तो देखो यहाँ पर ये सीरीज हमारी कैसी हो गई बच्चों, कन्वर्जेंट बेटा। यहाँ पर ये हमारी सीरीज देखो हो गई, है ना, काफी इजी है, ठीक है ना। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि टर्म डिक्रीज कर रहे हैं, अदरवाइज यू एन और यू एन प्लस 1 से भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। देखो इसको ध्यान से, काफी इजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, जिससे थोड़ी हमारी क्वेश्चन करने की बेटा प्रैक्टिस हो जाए। और जब भी हमारे सामने प्लस माइनस की सीरीज आएगी तो ध्यान रखना ये अल्टरनेटिव सीरीज वाला मेथड लगेगा, क्योंकि आगे जितने भी हम मेथड पढ़ेंगे वो जनरली तभी लगते हैं जब सारे टर्म प्लस होते हैं या सारे टर्म माइनस होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। लिखो जल्दी से,
शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना। शादी के पहले तो देखो बच्चों, x और a कैसे हैं? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। x और k कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर ही दिया गया है। तभी तो देखो ये सीरीज प्लस माइनस की होगी। अगर मान लो x और a पॉजिटिव नेगेटिव होने लगे तो हो सकता कुल मिला के ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए x और a को क्या बोला गया कि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वही नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। क्योंकि तभी वो प्लस माइनस साइन मेंटेन होगा। जैसे कि मान लो x को -4 रख दें तो क्या पता ये प्लस हो जाए कुल मिला करके, है ना। इसीलिए ऐसा यहाँ पर कहा गया। x और k क्या बोलो? पॉजिटिविटी। देखो ध्यान दो, पहली बात क्या है? टर्म प्लस माइनस है, ठीक। दूसरा क्या है? देखो टर्म जो है वो यहाँ पर डिक्रीजिंग है। देखो जैसे ये इससे छोटा होगा, क्योंकि देखो 1/x + a जो है ये x से छोटा होगा, 1/x + 2a जो है ये x + a से छोटा होगा। देखो मतलब हम इन जनरल कह सकते हैं, अगर हम un लें तो un क्या होगा? 1/x + na होगा, सॉरी n-1a होगा। देखो un ये होगा। सोचो भाई, n को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n को 2 रखोगे तो केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, आगे प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं भाई। जब भी हम डिक्रीजिंग देखते हैं तो केवल उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, है ना। अच्छा, un + 1 क्या हो गया? ये 1/x + na हो गया। तो भाई देखो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्लियरली ये ओवरऑल क्या हो गया? छोटा हो गया। un + 1 जो है un से छोटा हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर हम निकालें, ठीक है, किसकी? un की। un देखो ये है, इसकी लिमिट निकालें x + n-1a, तो क्या हो गया? 1/∞ हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। तो इसका मतलब ये हमारी जो सीरीज है ये कैसी हो गई बच्चों? कन्वर्जेंट हो गई, है ना। सीरीज कैसी हो गई बोलो? कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, है ना बच्चों। तो जब भी हम प्लस माइनस की सीरीज देखें तो हमारा दिमाग जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि भाई ये जो सीरीज है ये अल्टरनेटिव सीरीज वाला बच्चों यहाँ पर मेथड हमेशा हमें लगाना पड़ेगा, और वो मेथड यहाँ पर बेटा काम करेगा। देखो लिखो जल्दी से, एक और सवाल देख लेते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा। अगला क्वेश्चन जो है बेटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो उसको बेटा अगले वीडियो में देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो साइन वाला क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी बातें मुझे समझानी हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो फिर बच्चे डर के मारे नहीं पढ़ते हैं, अरे यार इतना लंबा वीडियो कौन पढ़ेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 30 से लेकर के 40-45 मिनट तक का वीडियो में बनाऊं, क्योंकि ये मैटर जो है जो आप पढ़ते हो यहाँ पर ये ऑफलाइन क्लास के दुगने के बराबर हो जाता है। वैसे भी इतना ऑफलाइन क्लास में जब डबल टाइम दोगे तो पढ़ पाओगे, है ना। तो बच्चों एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूँगा, और ये सब टेस्ट बेटा हम लोगों को लगातार पढ़ने, तो टेंशन नहीं पालना बेटा, एंजॉय करते हुए पढ़ना है, मस्त होकर पढ़ना है।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।